नमस्कार, रायसीना रिपोर्ट्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है और मैं हूं राजेश आहूजा। और हम लगातार बात कर रहे हैं ईरान की। इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान पर हमला बोला हुआ है और ईरान उसके बदले में अमेरिकन बेसिस पर और इजराइल पर अपनी मिसाइल छोड़ रहा है। ईरान के सुप्रीम नेता अली खामनेई की मौत हो चुकी है, इसकी ईरानियन मीडिया ने भी पुष्टि कर दी है। अब इसके बाद आगे क्या होने वाला है? अभी ताजा स्थिति ये है कि ईरान ने एक और जवाबी हमला जो है वो बोला है। तो ये ईरान अभी हेडलेस है और इसके बावजूद वो किस तरीके से ये जवाबी हमले की कार्रवाई कर पा रहा है, ये सब समझने के लिए एक बार फिर से हम हाजिर हैं फ्लैश पॉइंट विद सुरेंद्र सिंह ओबरॉय। सुरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। ये क्या ईरानियन रिजीम ऑटो मोड पर है, हेडलेस हो गए? इसके उनके कमांडर भी मारे गए हैं और काफी सारे बड़े उनके टॉप लीडरशिप के लोग जो हैं वो मारे गए फर्स्ट वेव में ही। तो किस तरीके से ये दोबारा से संगठित होकर जवाबी कार्रवाई कर पा रहा है ईरान? नहीं राजेश जी, देखिए, अगर आप देखें जो इनका सुप्रीम लीडर हैं अयतुल्ला अली खमेनी की डेथ हुए अब 24 घंटे से ज्यादा हो गया हुआ है। तो दैट मीन्स इन लोगों को उसी वक्त मालूम हो गया था और उसके बाद सिचुएशन एकदम डामाडोल हो गई होनी चाहिए थी। जैसे यूजुअली वॉर्स में अगर सबसे ऊपर जो लोग चीफ ऑफ कमांडर्स की डेथ हो जाए तो एक डिफीट सी हो जाती है। लेकिन अगर आप जैसे कह रहे हैं कि जो इनका सक्सेशन प्लान है वो काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है, और शायद जो पहले कहीं पे हम लोगों ने कुछ पढ़ा भी था कि इन्होंने एक सब्स्टिट्यूट बनाया हुआ था कि अगर मेरी नेचुरल डेथ भी हो जाती है, जो सुप्रीम लीडर थे आयतुल्ला, तो उसके बाद कौन टेक ओवर करेगा। लेकिन पिछले एक साल से इनके टॉप लीडरशिप्स की काफी डेथ्स हुई हैं। पहले राउंड में भी हुई थी, इस बार भी हुई हैं काफी डेथ्स। 6 से 7 टॉप ऑफिशियल्स की डेथ इनके साथ हुई है और प्लस इनकी जो फैमिली की डेथ्स हुई हैं। लेकिन उसके बावजूद इमीडिएटली इन लोगों ने एक काउंसिल ऑफ 3 पर्संस, जिसमें उनके वो प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट ऑफ ईरान, हेड ऑफ जुडिशरी हैं उनका कोई है, और एक ज्यूरिस्ट है जो क्लैरिक लीडर है फ्रॉम द गार्डियन काउंसिल जो उनकी होती है, जो बड़ी 88 मेंबर्स की काउंसिल है। तो एक डिसीजन मेकिंग बॉडी इनकी हमेशा रहती है। तो एक चेन ऑफ कमांड इन्होंने बड़ा रखा हुआ है, अगर मैं नहीं तो बाद में क्या। तो दैट मींस दे वर वेल प्रिपेयर्ड क्वाइट अहेड। और अब जो सबसे बड़ा क्वेश्चन आगे ये आएगा कि अटैक तो हो रहे हैं, अटैक्स चलते रहेंगे। अटैक इसलिए चलते रहेंगे कि अब ईरान कोशिश कर रहा है कि मैं जितना प्रेशर बाकी गल्फ कंट्रीज के ऊपर डालूं, उनका नुकसान करूं, उनका बिजनेस रुक जाए, और तब ये लोग प्रेशर में आएंगे मेरे साथ बातचीत करने के लिए। और उस चीज में थोड़ा सा रिलीफ भी मिल जाएगा, और वो टाइम होगा जब ये अपनी पूरी न्यू लीडरशिप को चुनने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये डिफिकल्ट भी है इस वक्त, क्योंकि सिचुएशन वो नहीं है जो एक साल पहले थी इस ईरान की। इस वक्त कई लीडर्स की डेथ हो गई है, मालूम नहीं है अंदर अमेरिकन ने क्या डिविजन्स कराया है इनके बीच में, और जो इनकी आर्मी है या जो इनका मेन ग्रुप है, क्या वो लोग लीडर्स आगे रहेंगे? यहां तक कि तेहरान कह रहा है कि मैं मैसिव रिटेलिएशन स्ट्राइक्स करूंगा और मिडिल ईस्ट या वेस्ट एशिया के कंट्रीज के ऊपर जो। लेकिन इन लोग इस्लामिक रिवॉल्यूशन गार्ड कॉर्प्स भी काफी वीक हो गई है। इनकी लीडर्स में जो टॉप कमांड वाले लोग थे उनमें काफी उनकी डेथ्स हुई है। तो ये डिवास्टिंग ऑफेंसिव ऑपरेशन जरूर रहेगा, लेकिन कमांड कितना स्ट्रांग रहेगा और इनके पास अवेलेबल एम्यूनिशन क्या रहेगा, चेन ऑफ कमांड जो इनका लॉजिस्टिक चेन्स हैं क्या वहां पे रहेंगी? हाँ, ये जरूर है कि चाइना और रशिया इनको हेल्प करता रहेगा। तो इक्वली अगर आप देखो तो यूएस इस चीज को समझता होगा। यूएस भी इन पर अब बड़े तरीके से प्रेशर डालेगा और इनके जितने वो मिसाइल पोजीशंस होंगी उनको डिस्ट्रॉय कर रहे होंगे, जितनी इनकी डिफेंस की पोजीशंस होगी उनको डिस्ट्रॉय कर रहे होंगे, यहां तक कि जहां इनकी मिलिट्री बैरक्स और ऑफिसेज होंगे
आई मीन टू से वेयर एवर दे हैव देयर मिलिट्री टारगेट्स, उन लोगों को ये करने की कोशिश कर रहे होंगे ताकि ये और वीकन हो और जो अपोजिशन ग्रुप है उसे और एनकरेजमेंट मिले। लेकिन ये बड़ा मुश्किल है क्योंकि अमेरिकन बूट्स आर नॉट प्रेजेंट इन ऑन द लैंड देयर, नीदर इजरायली बूट्स आर प्रेजेंट देयर, तो उन्हें सपोर्ट कौन करेगा? एक डर है। एक ऑर्गेनाइजेशन, एक रूलिंग पार्टी जो पिछले 30-35 सालों से रूल कर रही है, अब सोचिए उनकी इन्फिल्ट्रेशन नहीं कहूंगा मैं कि उनकी रीच तो एकदम बॉटम लाइन ग्रास रूट तक पहुंच गई है। चाहे ब्यूरोक्रेट्स हो, चाहे उनके सिविल सर्वेंट्स हो, चाहे मिलिट्री ऑर्डर हो, चाहे जुडिशरी ऑर्डर हो, या वो ज्यूरिस्ट उनके गार्डियन काउंसिल के हों, वो सिस्टम है, वो उनका अपनापन लोगों का है। उसमें अगर एक टॉप ऑफ देयर हेड की डेथ हो जाती है तो उनका सब्स्टिट्यूट अभी रहेगा, लेकिन इस सब चीज को सब्स्टिट्यूट करना बड़ा मुश्किल होगा इमीडिएटली। सो इट विल रिक्वायर टाइम। अभी तो मॉर्निंग चलेगी जो 40 डेज की उन्होंने अनाउंस की है, 3-4-5 छुट्टियां चलेंगी, और इनकी ये इमरजेंसी मीटिंग जो है 3 मेंबर काउंसिल बन गई है, विच इज ए टेम्पररी डिसीजन मेकिंग पार्टी देयर, इन लोगों की डिसीजंस बहुत स्ट्रांग रहेंगी। अब देखना ये है कि क्या इस ग्रुप पर भी अमेरिकन अटैक करते हैं और ये कितने सेफ हैं, ये कितने ओपन एरिया में है, या किसी बंकर से काम कर रहे हैं। जी, 79 की जो ईरानियन क्रांति है, हम उसकी बात करें, और अयातुल्ला खुमैनी जो है जब सत्ता में आए थे और उसके बाद 89 में खामनेई आ गए, तो ये तीसरा मौका है नए सुप्रीम लीडर के चुनाव करने का। जो 89 वाला चुनाव था उसमें तो खुमैनी क्योंकि काफी समय से बीमार चल रहे थे, तो एक लंबा वक्फा मिला क्लेरिक्स को एक उनके सक्सेसर के चुनाव के लिए। लेकिन अभी एक सडन डेथ हुई एयर स्ट्राइक्स में जिसकी उम्मीद नहीं की जा रही थी, तो आपको लगता है कि वहां पे कुछ उत्तराधिकार को लेकर कुछ वहां पे दिक्कत हो सकती है? क्योंकि हम कई सारे कंटेंडर्स के नाम सुन रहे हैं, खामनेई के बेटे जो है एक कंटेंडर बताए जा रहे हैं, इसके अलावा खुमैनी के ग्रैंडसन हैं वो भी एक कंटेंडर बताए जा रहे हैं, इसके अलावा 2-3 और कंटेंडर्स के नाम हैं। तो क्या आपको लगता है कि इनका आपस में कुछ दिक्कत हो सकती है और उसके बाद उत्तराधिकार की जंग की बात भी वहां पे छिड़ सकती है? जी जी, नहीं आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो देखिए, जब आप वो 89 की बात करते हैं तो वहां पे उस वक्त इतनी डिस्टर्बेंसेस नहीं थी, दे वर नॉट ऑन ए बैटलफील्ड। वो एक सिकनेस की डेथ थी और उसके बाद उनके पास टाइम था, और जब उनकी वो डेथ बेड पे थी तो एक प्रोसेस था, शायद आर्टिकल 111 है जो उनका ईरानियन कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट देता है एक टेम्पररी काउंसिल बनाने के लिए जो हैंडल ड्यूटीज करते हैं, और उसी का एक आर्टिकल शायद 123 है या कुछ ऐसा है जहां पे वो लोग सिलेक्ट करते हैं, जहां ये प्रोविजन है कि काउंसिल कैसे असेंबली के एक्सपर्ट्स को फॉर्मली चूज करेगा, एक सुप्रीम लीडर कैसे बनाना है। वो 88 मेंबर्स सारे बैठेंगे, उस चीज में डिस्कशंस होगी। हाँ, चॉइस 2-3 लोगों की होगी। अब उस चॉइस में देखना है कि क्या कोई इन्फिल्ट्रेटेड है या सारा कोई अमेरिकन आदमी है, ज्यादा मॉडरेट है। उस चीजों में काफी कंपटीशन रहेगा, क्योंकि अभी तक जो भी लीडरशिप आई थी वो कंजर्वेटिव लीडरशिप को खड़ा करने की कोशिश की थी। यहां तक कि जो प्रेजेंट ईरानियन प्रेसिडेंट है वो मॉडरेट कहलाते थे, रिफॉर्मिस्ट कहलाते थे, लेकिन उन्हें आफ्टर द डेथ ऑफ प्रेसिडेंट इन एन एयर क्रैश उन्हें लोगों ने सिलेक्ट किया था इसलिए कि वो रिफॉर्मिस्ट हैं। लेकिन जब वो इस माहौल में आए उन्हें भी कंजर्वेटिव ही बनना पड़ा, वो अपनी डिसीजन इंडिविजुअल्स नहीं ले सकते हैं, तो उन पर भी बड़ा नजर रहेगी। और दूसरा ये रहेगा कि अब इतनी डेथ्स होने के बाद हु इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट लीडर एज फार एज सुप्रीम कोर्ट द सुप्रीम लीडरशिप इज कंसर्न। तो ये एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन है। लेकिन इससे पहले मेरे को तो ये भी डर लग रहा है कि आगे होने वाला क्या है, क्योंकि एक अश्योरेंस नहीं है। हम ये नहीं कहेंगे सब कुछ स्मूथ हो रहा है। देखिए, एक वेस्टर्न पावर, स्ट्रॉन्ग पावर कोशिश कर रहा है रिजीम चेंज करने की, और ईरानियन इंटरनल स्ट्रक्चर उनका एक काफी स्ट्रॉन्ग है जो उसको रेजिस्ट कर रहा है।
how strong this wall will be to keep them away. When right now जो उन्होंने उनका ऑयल के रास्ता भी बंद कर दिया हुआ है, जो वहां से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के जो शिप्स वगैरह जाएंगे, तो एक बहुत पेट्रोल के रेट्स बहुत ज्यादा बढ़ने वाले हैं और सब कंट्रीज में काफी इफेक्ट होगा. दूसरा, जो एयर स्पेस पूरी बंद हो गई है. आप खाली अंदाजा लगाइए, दुबई में 80,000 से 1 लाख आदमी रोज ट्रेवल करता था उस एयरपोर्ट से, और उस एयरपोर्ट के 4 लोग इंजर्ड भी हुए हैं अटैक में. वहां पे एक डर रहेगा, काफी हालात खराब रहेंगे. टोटल अगर देखा जाए, एक एस्टिमेट आ रहा था कि 18 से 20,000 फ्लाइट्स अफेक्टेड हो चुकी हैं एयर स्पेस की, इंक्लूडिंग यूरोपियन. तो एक लॉस देखिए ग्लोबली कितना होगा, शेयर्स वगैरह कैसे गिरेंगे, एक ग्लोबल जो लॉजिस्टिक्स है उस पर भी बहुत असर पड़ेगा. तो एक चेन में काफी गड़बड़ी होने वाली है. इस चीज का ईरान कोशिश करेगा काफी एडवांटेज लेने का विद द सपोर्ट ऑफ रशिया एंड चाइना. लेकिन जो लग रहा है कि और कोई चारा नहीं, आखिर में इनको गोलमेज पे आना है, बातचीत करनी है. एंड दिस इज व्हाट इवन यूएन हैज आस्क्ड. कल अगर आपने देखा होगा कि यूएन ने जो स्पेशल सेशन ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ चाइना एंड रशिया करवाया था, डिस्पाइट बीइंग हॉलीडे, वहां पे वो जो सेशन हुआ था सैटरडे को, तो काफी बड़ा क्लैश हो रहा था ईरानियन रिप्रेजेंटेटिव का वर्सेस इजराइल एंड यूएस रिप्रेजेंटेटिव का. तो वो जो चेन ऑफ इवेंट्स जो हो रहा है इस वक्त, और वर्ल्ड जो ज्यादा वोलेटाइल बनती जा रही है, तो उस चीज को लेके उन्होंने काफी रिक्वेस्ट भी की थी और एक वार्निंग भी दी थी कि जो हम इमरजेंसी मीटिंग कर रहे हैं और जो पावरफुल 15 लोग प्रेजेंट है नेशन के यूएन बॉडी के, उन्होंने एक तो कंडेम किया मैसिव मिलिट्री स्ट्राइक्स जो दोनों तरफ से हो रही हैं, प्लस रिक्वेस्ट किया उनको कि आप टेबल पे जल्दी आइए और डिप्लोमेसी इज द ओनली वे. सो मोस्ट ऑफ द कंट्रीज वांट देम टू हैव ए डिप्लोमेटिक वे, और ये ज्यादा लंबी वॉर कर भी नहीं सकते हैं. फाइनली दे विल हैव टू बी देयर. अब 1 दिन लगता है, 2 दिन लगता है, वी कैन नॉट से, और इट कैन लिंगर ऑन. इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन एक्सीडेंट्स. जो थर्ड फैक्टर मुझे डर लग रहा है या जो मैं सोच रहा हूं, देखिए जो इनके एक्सटर्नल एक्टर्स थे जिनको काफी ईरान फीड करता आया है, वो उनके भी लीडर थे. वो क्या करेंगे? और वो प्रेजेंट है आउटसाइड ईरान, वो प्रेजेंट है सीरिया में, लेबनान में, क्या आई मीन हमस की शेप में है कहीं ना कहीं, या हिजबुल्ला की शेप में है. उनका क्या रिएक्शन होगा? जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं उनके पास भी आर्म्स एंड एम्यूनिशंस हैं, उनको भी इन लोगों ने काफी जो मिसाइल्स वगैरह दिए हुए हैं. क्या वो अटैक करेंगे, इंटरनल डिस्टर्बेंसेस करने की कोशिश कराएंगे? एक वो फैक्टर भी एक लोग नजर पे रख रहे होंगे जो एनालिस्ट हैं. तो कुल मिला के सिचुएशन काफी वोलेटाइल है, टेंस है. ईरानियंस की एक वॉल है जो अभी तक वेस्टर्न अमेरिकन को दूर रख रही है, लेकिन वो कितनी देर तक रेजिस्ट करेगी कहना मुश्किल है. फाइनली ईरान को वीक हुआ है, और वही मुझे डर है कि विदिन वो जो प्रोटेस्ट वगैरह कराने की कोशिश की जा रही है, ओपोजिशन को काफी एक्टिवेट किया जा रहा है. इमीडिएटली बेशक ना हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में काफी डिवीजन होगा और काफी कंफ्यूजन रहेगी लीडरशिप में when they start getting discouraged. मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहूंगा. जब जंग की शुरुआत हुई, अब मुझे ऐसा लगता है, मेरा ऐसा मानना है कि जब मैं तमाम चीजों को इन द हाइंडसाइट में देखता हूं, दिन में हमला शुरू हुआ और हमले के पहली वेव में ही ईरान की टॉप लीडरशिप जो है वो मारी गई. आपको लगता है कि ये हमला दिन में, नॉर्मली ऐसे हमले जो हैं वो रात में होते हैं, आपको ऐसा लगता है कि कुछ प्रायर इंटेलिजेंस रहा होगा इजराइल के पास कि ये ठिकाने हैं जहां पर ईरान की टॉप लीडरशिप मिल सकती है, अगर इन पे अटैक किया जाए तो दे कैन बी टेकन आउट?
हाँ, एक देखिए रिपोर्ट तो आ रही है कि इजरायली इंटेलिजेंस उनके ऊपर पूरी नजर रखी हुई थी, जो इनका सुप्रीम लीडर का ऑफिस था, और कहीं ना कहीं उन्हें मालूम था कि मीटिंग होने वाली है। एक आइडिया था इन्हें कि शाम को मीटिंग होगी, लेकिन ये मीटिंग सुबह हुई है। और ये जो कहा जाता है, अभी एक रिपोर्ट ही कह रहे हैं, कोई न्यूज़पेपर या किसी टेलीविजन पे मैं देख रहा था कि उस वक्त इमीडिएट डिसीजन लिया गया कि दिस इज द राइट टाइम टू अटैक देम, जो उनके इंटेलिजेंस इनपुट थ्रू सैटेलाइट इमेजेस आया था। और ये जो शाम को अटैक करना था, इन्होंने दिन को अटैक किया था। तो ये क्लियर है कि पहला अटैक ये मेजर करना चाहते थे, और शायद इसीलिए इजराइल ने ये भी बोला था दैट द बिग अटैक इज ऑलरेडी ओवर यस्टरडे, जब उनका स्टेटमेंट आया था। वो इसलिए था कि अगर पहले कहीं और अटैक होता, दैट वुड हैव गिवन द टाइम टू द लीडरशिप ऑफ ईरान, एंड दीज लेसन्स दे मस्ट हैव लर्नड इन देयर पास्ट एक्सपीरियंस, वो इमीडिएटली अंडरग्राउंड हो जाते, कहीं ना कहीं अपने सिक्योरिटी बंकर्स के अंदर चले जाते, जैसे लास्ट टाइम पे चले गए थे। तो वो ये फर्स्ट अटैक में ही वांटेड टू क्रिएट द मैक्सिमम डैमेज, एंड आई थिंक उस चीज में ये सक्सेसफुल हुए हैं। जी। मेरा अब अमेरिका का जो मकसद था सबसे पहला, खामनेई की मौत, वो तो हो चुका है, मकसद पूरा हो चुका है। लेकिन रिजीम चेंज का, जैसा आप कह रहे हैं कि इतना आसान नहीं होगा, और ये हम पहले भी बात कर चुके हैं कि वेनेजुएला में मडरो के हटने के बावजूद जो है, जो रिजीम चेंज की बात थी, वहां पे भी वो सफल नहीं हो पाई है। तो आपको लगता है कि ईरानियन रिजीम, करंट रिजीम रेजिस्ट कर पाएगी, और जो अमेरिका का जो दूसरा मकसद है या इजराइल का दूसरा मकसद है कि वहां कुछ ऐसी सरकार बना पाना जो कि उनके हितों के अनुकूल हो, वो जो मकसद है अभी आपको करीब नजर आता है या दूर नजर आता है? इमीडिएटली तो नहीं दिख रहा है एकदम होने के लिए चेंजेस, लेकिन लॉन्ग टर्म में हो सकता है। देखिए, इकोनॉमिक सैंक्शंस एक मेजर पार्ट प्ले कर रहे हैं, और दूसरा, जब तक एक एश्योरेंस नहीं मिलेगी वहां पे लोकली अपोजिशन को, तब तक वो जो ईरानियन आर्मी है या पैरामिलिट्री है, उसके सामने वो नहीं लोग टिक सकते हैं, इवन अपोजिशन वाले भी होंगे, क्योंकि उनकी स्ट्रेंथ अभी है, उन लोगों का नेटवर्क है, उनकी आपस में कोऑर्डिनेशन है, इवन दो दे लैक द लीडरशिप। आगे जाके आपस में इनके फ्रैक्शंस हो सकते हैं, एंड अंटिल अनलेस देयर इज अ फ्रैक्शन विद इन द इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड, जो इनके कॉप्स है सॉरी, या फिर इनके जो अभी जो नई काउंसिल बनेगी, या उसमें कोई डिफरेंसेस होंगे, या किसी लीडरशिप को नहीं है, उस चीज का एडवांटेज दोबारा यूरोपियंस उठाना शुरू करेंगे, आई मीन अमेरिकन उठाना शुरू करेंगे विद द हेल्प ऑफ द इजराइल, और तब हो सकता है कि रिजीम चेंज हो जाए। बट यू आर नेवर श्योर कि अंदर क्या हो रहा है, कौन लीडरशिप अंदर से आएगा। स्ट्रेंथ अंदर से ही आएगी, एक्सटर्नल नहीं आएगी। अनटिल अनलेस इनमें आपस में डिवाइड नहीं होगा, तब तक नहीं होगा। लेकिन अभी एक सिंपैथी कार्ड होगा। जो प्रोटेस्ट देख रहे हैं, जो खाली ईरान में नहीं हो रहे हैं, आउटसाइड ईरान में भी हो रहे हैं। अभी अभी एक न्यूज देख रहा था मैं कि कराची में यूएस कॉन्सुलेट पे अटैक किया है, और 6 प्रोटेस्टर्स की डेथ हो गई है फायरिंग में, पुलिस फायरिंग में। और इसी तरीके से आई एम श्योर कई टाउन्स में शिया मुस्लिम्स मस्ट बी आउट, बिकॉज ये खाली लीडर ईरान के लोगों का नहीं था, ये सारे शिया लोगों के था, जो शिया की कम्युनिटी है अक्रॉस द ग्लोब, सब उसे सुप्रीम लीडर मानते थे। तो अभी कहना मुश्किल होगा, मैं यूं कहूं कि क्या रिजीम चेंज इमीडिएटली हो जाएगी, जो मुश्किल लग रही है मुझे। हाँ, डिस्टर्बेंस रहेगी। देखिए, इनमें काफी एक इनका और ऑब्जेक्टिव जो होगा कि वहां पे प्रेशर रखिए, इनकी इकोनॉमी खत्म हो जानी चाहिए, ये बाहर किसी मुल्क के साथ ज्यादा बात कर पाए, वो चीजें काफी ज्यादा होंगी। और इनका जो मिसाइल प्रोग्राम है, वो बड़ा मेजर इफेक्ट होने वाला है, क्योंकि मौका मिल गया इनको आफ्टर न्यूक्लियर पोजीशंस को, जो उन्होंने लास्ट टाइम डिस्ट्रॉय किया था। तो इनका वो जो न्यूक्लियर वेपन बनाने का या मिसाइल्स बनाने का डायरेक्टली
एक झटका लगेगा जरूर, कुछ टाइम लंबा हो जाएगा, खत्म तो नहीं हो सकता है। दे विल अगेन ट्राई टू रीगेन, पर कोशिश पूरी रहेगी कि ईरान को इराक की तरह बनाया जाए, लेकिन वो भी बूमरैंग कर रहा है आजकल अमेरिकन के अगेंस्ट। दिस इज व्हाट अमेरिकन्स डोंट वांट, एंड दैट्स व्हाई अमेरिकन सेनेट इज डिवाइडेड, कांग्रेस इज डिवाइडेड, और काफी हैवी हुए हैं कि आपने ये डिसीजन क्यों ली वॉर की करने के लिए। जी, आखिरी सवाल, डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक ये मेजर विक्ट्री है, जहां वो घिरे हुए थे और लोग सवाल खड़ा कर रहे थे कि उन्होंने अमेरिका को एक और जंग में धकेल दिया है, कांग्रेस की मंजूरी के बिना। डेमोक्रेट्स ने उनके खिलाफ बयान दिए, कमला हैरिस का बयान आया, हकीम जेफरीज का बयान आया, सब लोग ये कह रहे थे, इवन रिपब्लिकन लॉ मेकर्स भी कुछ एक सवाल खड़ा कर रहे थे कि कांग्रेस की मंजूरी के बिना डोनाल्ड ट्रंप को जंग में नहीं जाना चाहिए था। लेकिन अब ये म्यूट हो गया है क्रिटिसिज्म खामनेई के मौत के बाद। लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप कम से कम अपने मकसद में कामयाब हो गए हैं। यस एंड नो। यस, मैं इसलिए कह रहा हूं कि पर्पस इनका तो यही था कि मैं किस तरीके से रीगेन करूं अपनी पॉपुलैरिटी विद इन द अमेरिकन्स, लेकिन ये कितना इनको हेल्प करेगा ओनली टाइम विल टेल। जहां तक अपोजिशन है वो अभी कंटिन्यू रहेगी, और सबसे बड़ी बात है कि जो डोनाल्ड ट्रंप का प्लस पॉइंट है, चाहे वो राइट है या रॉन्ग है, ही इज ए डिसीजन मेकर। जो डिसीजन ले लेते हैं वो करते हैं, बाद में विड्रॉ भी कर लेते हैं, तो वो फ्लेक्सिबिलिटी भी अपने बीच में रखी हुई है। वो चाहे टैरिफ का इशू हो, चाहे वॉर का हो, कहीं ना कहीं, बट ही ट्राइज टू बी ए मीडिएटर और ट्राइज टू जंप इनटू टू टेक सम सॉर्ट ऑफ ए डिसीजन। माफ कीजिए, मैं आपको टोक रहा हूं, मुझे अभी याद आया कि जेरूसलम पोस्ट की रिपोर्ट है जिसमें यह कहा गया है कि इस हमले की शुरुआत से पहले बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप के बीच कई दफा बात हुई। अमेरिकन सेंट्रल कमांड के चीफ वो काफी दफा इजराइल गए, इवन चेयरमैन ऑफ जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ वो भी इजराइल गए, काफी आपस में मीटिंग्स हुई, और उसमें एक सेंटेंस जो है वो बोला गया था कि ये जो स्ट्रैटेजी है ईरान पर हमला करने की, ये हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाली है। जी, तो जी, लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा जोखिम लिया और बड़ा रिवॉर्ड पा लिया है। एग्जैक्टली देखिए, अब ये है कि इट्स टू अर्ली टू से कि इनको रिवॉर्ड मिलेगा या इनको अफेक्ट होगा आगे, लेकिन ये सच है। और बहुत न्यूज़पेपर्स ने ये बताया था, जो वो जनरल डॉन केन थे, उन्होंने इन्हें रोका भी था कि इट्स ए रिस्की थिंग फॉर अस एंड इट्स गोइंग टू बी ए लॉन्ग टर्म। अब ये लॉन्ग टर्म होता है, शॉर्ट टर्म होता है, इट टोटली डिपेंड्स। जोखिम डिसीजन लेने के लिए ये बहुत ही तेज हैं, और इन्होंने खुद अपने ऊपर रिस्क लेके कहा कि हम ये करेंगे, और नेचुरली उनको कमांड मानना है। और बाद में तो जब मीडिया ने सवाल भी पूछा था डोनाल्ड ट्रंप को, तो उन्होंने यही कहा था कि दैट ही विल बी द पर्सन हु विल बी लीडिंग द फोर्सेस एंड गेटिंग अस ए पॉजिटिव रिजल्ट। तो फाइनली ये हो रहा है, ऑर्डर्स आर बीइंग ओबेड, बट जैसे मैं कह रहा था कि जब तक ये ग्राउंड पे नहीं आएंगे अमेरिकन बूट, इट विल बी डिफिकल्ट फॉर देम टू कंट्रोल ईरान। ईरान में क्या होगा क्या नहीं होगा, वो दे वोंट बी एबल टू कंट्रोल फ्रॉम ए डिस्टेंस। इवन दो अगर नया लीडरशिप भी वहां पे बनती है, वो भी ईरानियन लोगों के और ईरानियन दे कैन नॉट टेक कजल्स विद द रिलीजन एटलीस्ट देयर, और रिलीजियस लीडरशिप बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी इस कंट्री में। इवन दो वहां रिफॉर्म्स और मॉडर्नाइजेशन हो भी जाए, लेकिन रिलीजन विल प्ले इट्स ओन पार्ट। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र जी इस ताजा अपडेट के लिए। हम उम्मीद करेंगे कि एक दफा हम फिर शाम को अपने दर्शकों से मिले, देर शाम को, और जानने की कोशिश करें कि ताजा हालात क्या हैं। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया रायसीना रिपोर्ट से जुड़ने के लिए। थैंक यू राजेश जी।